IVM। नमस्कार, इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस पत्रकार हूं, एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं इस पॉडकास्ट में आर्थिक जानकारों के साथ बात करूंगा और जोड़ूंगा दुनिया भर के आर्थिक विषयों को आपकी जेब से। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला, इकोनॉमी के एक नए आयाम पे बात करने के लिए। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर भरत के साथ बातचीत हमने इंटरनेट पे जूम के माध्यम से रिकॉर्ड करी थी, तो डॉक्टर साहब की आवाज आपको थोड़ी कर्कश लग सकती है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी बातचीत आपको ज्ञान का तरकश जरूर लगेगी। निर्मला सीतारमण जी ने संसद में यूनियन बजट पेश किया 1 फरवरी को। दुख की बात यह है कि इस साल इनकम टैक्स में किसी भी तरह का रिबेट ऑफर नहीं किया गया है, किसी भी तरह का कंसेशन नहीं ऑफर किया गया है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। और अर्थशास्त्रियों की माने दोस्तों, तो इस साल का बजट बहुत ही अच्छा और दूरदर्शी बजट है। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में काफी लंबे समय तक काम करेगा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आज के एपिसोड पर। धन्यवाद अभिनव, आपकी आवाज सुनकर अच्छा लगता है। मुझे भी आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर साहब। लेकिन इस साल का जो बजट था उसमें इनकम टैक्स पे तो कोई राहत मिली नहीं, लेकिन आत्मनिर्भरता की तरफ एक स्पेशल फोकस दिया है सरकार ने। लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात हो रही है, फिर चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो MSMEs हो। इससे रोजगार भी बढ़ने के चांसेस हैं। पर डॉक्टर साहब, होता आमतौर पर यह है कि जो एक आम आदमी होता है उसको बजट ज्यादा समझ में नहीं आता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अर्थशास्त्री ही नहीं, पत्रकार ही नहीं, एक आम आदमी को भी एक बजट को ध्यान से क्यों सुनना चाहिए, बजट एक देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा क्या खास होता है हर साल के यूनियन बजट में कि हर इंसान को टकटकी लगा करके उसके बारे में एटलीस्ट एक मोटी मोटी बेसिक जानकारी तो रखनी ही चाहिए। ऐसा क्या होता है बजट में? देखिए, बजट जो होता है वो देश की अर्थव्यवस्था का फ्यूचर का प्लान होता है। जैसे अगर आपने कोई नई नौकरी ले ली मान लीजिए, और आपकी तनख्वाह पहले 25,000 थी, अब 30,000 हो गई, तो आप कहीं ना कहीं बैठ करके या मन में या परिवार से बात करके करेंगे, भाई चलो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा तो इसको हम शिक्षा में लगाएंगे या नई बाइक खरीदेंगे या कुछ करेंगे, उसका कैसे उपयोग करेंगे। उल्टी तरफ मान लीजिए कि आपकी नौकरी छूट गई, तो भी आपको बजटिंग करनी पड़ेगी अपने घर की कि भाई अब देखो नौकरी तो छूट गई है, पहले 20,000 कमाते थे, अब तो मेरे को केवल 10,000 जो पेंशन से मिल रही है या जैसे भी मिल रहा है, ब्याज से, FD पे ब्याज से, उसी पे जीवन चलाना है, तो चलो अपने घर का बजट बना लेते हैं, कपड़ा खरीदना पोस्टपोन कर देते हैं, घी की जगह तेल यूज कर लेते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यही कार्य बजट में देश के लिए किया जाता है। वित्त मंत्री आने वाले 1 वर्ष में कहां से कितना रकम सरकार को मिलेगी और उसका खर्च कहां होगा, ये जो खाका होता है ये बजट में पेश किया जाता है। बजट यानी आपके आय और व्यय का एस्टिमेट। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए, सरकार की कोई भी मंत्रालय हो, चाहे आपका हाईवेज है, चाहे वुमेन्स वेलफेयर है, चाहे कोई भी रक्षा है, तो हर मंत्रालय को अंत में कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय के नीचे तो रहना ही पड़ेगा। वित्त मंत्रालय से पैसा चाहिए, इसलिए देश की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब बजट से जुड़ जाती हैं और सबको दिशा मिलती है। मान लीजिए सरकार ने तय किया कि अब हम मनरेगा कैंसिल कर दे, बंद कर दे, तो बजट में रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय का बजट कम कर दिया जाएगा। तो जितने गांव में जो मनरेगा में काम करते हैं सबको समझ में आ जाएगा कि भाई देखो अब मनरेगा नहीं मिलेगा। बजट का महत्व यह होता है कि आने वाले वर्ष में सरकार किन कार्यों को करेगी, किन को नहीं करेगी, किन में बढ़ाएगी, किन में घटाएगी, ये खाका देश के सामने प्रस्तुत होता है और वो हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप से अफेक्ट करता है, इसलिए बजट महत्वपूर्ण होता है। तो घूम फिर कर देखें और जाने देवियों और सज्जनों, तो बजट का सीधा सीधा असर पड़ता है हमारी जिंदगी पर। भाई, हमारे सेक्टर में कितना पैसा आ रहा है, हमारे सेक्टर से जुड़े सरकारी मंत्रालय में कितना पैसा आ रहा है, ये डायरेक्ट अफेक्ट करेगा हमारी तनख्वाह और हमारी इनकम को भी।
पर डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तनख्वाह की, तो इस साल सरकार ने इनकम टैक्स पे कोई भी कंसेशन नहीं दिया है। मतलब सरकार ने इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो ज्यों के त्यों रखे हैं। तो क्या इसका एक बहुत बड़ा कारण, जो कि अर्थशास्त्री बता रहे हैं, इन्फ्लेशन है? क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो खर्चा ज़्यादा होगा, जिससे कि फिर महंगाई बढ़ेगी। हमने पिछले पॉडकास्ट पे इस बारे में बात करी है। तो क्या आपको लगता है कि इनकम टैक्स स्लैब्स का कम ना होना या फिर उसमें कोई बदलाव ना होना, उसका एक बहुत बड़ा कारण इन्फ्लेशन है? नहीं, मैं नहीं मानता ये। देखिए, सरकार तो चाहती है कि लोगों के हाथ में पैसा जाए और लोग बाजार में माल खरीदें, नहीं तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी कैसे? इन्फ्लेशन सेकेंडरी इशू है। मेन इशू ये है कि कोविड के कारण जो पिछले 2 साल में सरकार का राजस्व में कटौती हुई है, जीएसटी तो अभी वापस थोड़ा बहुत पटरी पर आया है, लेकिन ओवरऑल जो सरकार की इनकम में गिरावट आई है, उस गिरावट के संदर्भ में यदि आज कंसेशन और दे देंगे तो वो गिरावट और गहरी हो जाएगी। इसलिए सरकार के सामने मेन चुनौती ये थी कि वो अपने राजस्व को बनाए। फिस्कल डेफिसिट अभी 6.9% शायद इस साल के लिए, और अगले साल के लिए 6.4%, कुछ ऐसा उन्होंने कहा है, जबकि हमारा जो टारगेट है वो 3% का है। तो हम कोविड के कारण हमारा फिस्कल डेफिसिट, यानी जितनी आय से अधिक हम खर्च कर रहे हैं, वो पहले हमारा टारगेट है 3% जीडीपी का, लेकिन हम पहुंच चुके हैं 6.9%। अब अगर इनकम टैक्स की भी छूट दे देंगे तो वो हो जाएगा 7.2%। इसलिए सरकार के सामने इनकम टैक्स में छूट देने का, न देने का मेन कारण ये था कि सरकार को अपनी रेवेन्यू को, अपने राजस्व को संभालना है। तो अब हम संक्षेप में कुछ सेक्टर्स की बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। अगर मैं डिफेंस को पहले उठाऊं, सरकार ने इस साल का 68% डिफेंस बजट लोकल इंडस्ट्री की तरफ लगाने का प्रण लिया है। मतलब डोमेस्टिकली हम डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएंगे, उनका आयात नहीं करेंगे। आप इस कदम को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सरकार को बधाई। और साथ में कहूंगा कि जैसे मैंने पढ़ा कि अब ब्रह्मोस मिसाइल का भी सरकार, भारत निर्यात करने का सोच रहा है, कोई ऑर्डर भी मिला है। दिस इज वेरी गुड। हमको अपने डिफेंस में खर्चा भी बढ़ाना चाहिए और डोमेस्टिकेशन भी करना चाहिए। हमको इस बात से सबक लेना चाहिए कि आज हम राफेल जेट फ्रांस से आयात कर रहे हैं, और चीन जो 1990 में हमसे पीछे था, वो आज अपने स्वयं फाइटर जेट्स बना रहा है और किसी को पता भी नहीं कि उन फाइटर जेट्स में क्या है और क्या नहीं है। तो इसलिए डिफेंस स्क्वाड इंडिजिनाइजेशन बहुत अच्छा है, एंड आई टोटली सपोर्ट इट। बिल्कुल सही बात। हम दुनिया में सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर हैं। हमको न सिर्फ इंपोर्ट अपना कम करना है, बल्कि एक्सपोर्ट भी डिफेंस का बढ़ाना है, ताकि हम रशिया, अमेरिका और चाइना जैसे बड़े डिफेंस उत्पादक बन पाएं और डिफेंस में आत्मनिर्भर हो पाएं। पर डॉक्टर साहब, चलिए ये तो हो गई डिफेंस की बात, पर अगर मैं एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी सेक्टर को उठाऊं तो पिछले 2 साल में कोविड की वजह से ज़मीनी स्तर पे बहुत सारे स्कूली बच्चे स्कूल एजुकेशन का एक्सेस नहीं कर पाए हैं। गांव में, रूरल इकोनॉमी में तो बच्चे दूर ही रहे हैं पढ़ाई से पिछले 2 साल से। खासकर जो लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं स्कूल में, उनको एजुकेशन मिला ही नहीं है पिछले 2 साल से। तो आपको लगता है सरकार ने इस साल एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा पैसा आवंटित किया है? 1 क्लास 1 टीवी चैनल के इनिशिएटिव जो पीएम का ई विद्या स्कीम है, उसमें नंबर ऑफ चैनल्स की संख्या बढ़ा दी गई है। तो क्या आपको लगता है कि बजट में जो इस बार एजुकेशन सेक्टर में अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो रोजगार बढ़ाने के लिए कारगर साबित होंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि कोविड में एजुकेशन ग्राउंड लेवल पे बहुत नुकसान हुआ है युवाओं का, लेकिन वो तो चलिए आकस्मिक प्राकृतिक घटना थी, आदमी बर्दाश्त कर लेगा। ज्यादा सोचना इस बात को है कि मान लीजिए अब जैसे एक ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये यद्यपि थोड़ा उछल कूद मचा रहा है, लेकिन उससे उस प्रकार का डैमेज नहीं हो रहा है जैसा कि डेल्टा से हुआ था। तो सवाल ये है कि यदि मान लीजिए कोविड समाप्त भी हो गया, तो क्या रोजगार हमारे युवाओं के लिए बनने लगेंगे? उल्टा सोचिए कि 2019 में कोविड के आने के पहले हमारी ग्रामीण रोजगार की क्या परिस्थिति थी? उस समय तो कोविड कुछ नहीं था, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं कि उस समय भी रूरल एम्प्लॉयमेंट
और रूरल एजुकेशन दोनों की बहुत ही खस्ता हाल है। फैक्ट ये है कि देखिए, टीवी चैनल चलाना बहुत अच्छी बात है, आई एग्री विथ इट, लेकिन ये स्किल जो है वो सरकारी कार्यक्रमों से जनता को नहीं मिलती है। तो हमारा जो स्किल इंडिया वाला जो पूरा कार्यक्रम है सरकार का, वो एनजीओ के भ्रष्टाचार में सिमट कर रह गया है। स्किल इंडिया से न तो स्किल जॉब्स बने हैं, न कोई मेरे हिसाब से कोई विशेष प्रभाव पड़ा है। हाँ, ये जरूर है कुछ एनजीओ को कुछ पैसा मिल गया। जरूरत बिल्कुल अलग है। आपको करना ये चाहिए कि जैसे कस्बों के लिए फ्री वाईफाई कर दीजिए। जो हमारे युवाओं का जो इनर पोटेंशियल है, वो कंप्यूटर, वो मोबाइल पे बहुत कुछ काम करने लग रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो उनको सपोर्ट चाहिए, सॉफ्टवेयर का, वाईफाई का, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस का, वो उनको उपलब्ध कराना चाहिए। लोगों को स्किल देने के बजाय जो उनकी उपलब्ध स्किल है उसको बेचने में सरकार को मदद करना चाहिए। दैट इज व्हाट विल गिव रिजल्ट्स। हमको, सरकार को ये समझना चाहिए, और ये मतलब मैं मानता हूं बड़ी खतरे की घंटी है कि इस बजट में देखिए रोजगार जनरेट करने के लिए ये ग्रोथ वाला फंडा तो चल रहा है। एक बार प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई ट्रिकल डाउन नहीं चलता। आप ये सोचो कि ऊंचे बड़े लोगों को, बड़ी इंडस्ट्रीज को हम लगा लेंगे तो उससे कुछ रिसाव होकर के गरीब का भला हो जाएगा, ये होता नहीं है। तो अभी भी जो बजट है वो ट्रिकल डाउन अप्रोच पर है। ये कहा गया कि बड़े उद्योग लग जाएंगे, उसमें रोजगार बन जाएंगे। हाँ, बनेंगे, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। आपने अगर कोई एप्पल आईपैड्स बनाने का देश में कारखाना लगाया तो निश्चित रूप से 20,000, 10,000, 50,000 रोजगार बनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जहां 1 करोड़ युवा हर वर्ष देश के श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, वहां 50,000 एप्पल के रोजगार का क्या लेना देना है? वो तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। तो मेरा ये कहना है कि यद्यपि सरकार की सोच सही दिशा में है, लेकिन जो कदम उठाए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है और वो ठोस भी नहीं है। जी, जनता को अपना माल बेचने के लिए हेल्प कीजिए कि वो बढ़ सके। दैट विल एक्चुअली लीड टू स्किलिंग ऑफ इंडिया, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, चलिए ये हो गई एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी सेक्टर की बात। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, पर इकोनॉमी और इक्का दुक्का इकोनॉमी के संदर्भ से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा हमारे लिए जो सेक्टर भी आएगा वो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी सेक्टर आएगा। आने वाले दिनों में हम बजट के ऊपर और बात करेंगे, पर अगर इस बजट को मैं सम अप करूं तो आपके हिसाब से विशेष अप्स एंड डाउन्स इस बजट के क्या रहे? इन्होंने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात की है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो अच्छी बात है। और इसके लिए मैं सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं कि पिछले 8 सालों में, जब से वर्तमान एनडीए सरकार आई है, तब से इंफ्रास्ट्रक्चर में मौलिक सुधार हुआ है और हाईवेज बहुत तेजी से बने हैं, एयरपोर्ट्स में सुधार हुआ है। तो ये बिजली की शॉर्टेज समाप्त हो गई है, आज बिजली अपने देश में सरप्लस हो गई है। रेलवेज में भी सुधार हुआ है, टाइम पे चलने लगी हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है सरकार ने। द गवर्नमेंट डिजर्व्स कांग्रेचुलेशंस। दूसरी जो प्रॉब्लम्स है, एक रोजगार की और दूसरे बाजार के सुस्त होने की और छोटे उद्योगों की, वो उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, सरकार डिजर्व्स कांग्रेचुलेशंस, पर रास्ता भी लंबा है, मंजिल अभी बहुत दूर है। आने वाले दिनों में और आने वाले कुछ सालों में न सिर्फ सरकार को बल्कि देश की जनता को भी साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, हमको विकासशील देशों से निकलकर विकसित देश बनने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस एपिसोड पर जुड़ने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे रेट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमको बताएं कि इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट में आप और किस तरह के टॉपिक्स का विश्लेषण चाहते हैं, हम कैसे दुनिया के और आर्थिक मुद्दों को जोड़ें आपकी जेब से, हमको और किस तरह की बातें करनी चाहिए इस पॉडकास्ट में। प्लीज़ हमें कम्युनिकेट करें, बताएं, इस पॉडकास्ट को रेट करें। अगले हफ्ते हम इकोनॉमी के एक नए आयाम से जुड़ेंगे और जोड़ेंगे उसको आपकी जेब से। तब तक के लिए नमस्कार, शब बखैर। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।
Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Namit Potnis, a good friend of mine, founder of Drumworks, joins Varun and Suchita. He talks about all things NFT and shares a few tips on investing. On Paisaveza, Anupam and Devina Mehra, founder at First Global, discuss the outlook for the Indian equity market in 2022. On the Filter Coffee podcast, Karthik talks to author Rashna Bisht about her book, 1971 Charge of the Gorkhas. On all things policy, the Takshashila folk contemplate the need for Indian health services in current times. And on Say No to Drama, Chetna pulls down the curtain around nostalgia and teaches us how to live in the present. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, please do tell a friend. It really does help us when you spread the word about our podcast. And I'd also like to ask you if you could rate or recommend wherever you listen to our podcast. And speaking of where you listen to this show, if you're on an Android phone, do check out our new Android app. We have a brand new app with a brand new listening experience. Definitely check it out. I think you will enjoy it. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid.